नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी का शीर्षक है रिश्तों के दायरे। आइए स्टार्ट करते हैं। घर का माहौल गहमा गहमी भरा था। आज बेटा और बहू सामान इधर से उधर करने में लगे हुए थे। मेनका जी उन दोनों को एकटक देखे जा रही थी। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर माजरा क्या है। तुम दोनों क्या उटक पुटक कर रहे हो? और आज यहाँ लोग कौन थे जिन्हें तुम दोनों घर दिखा रहे थे? मेनका जी ने हड़बड़ाते हुए अपने बेटे रितेश से पूछा। अम्मा, आप भूल गई क्या? मैंने आपको कल ही बताया था कि मुझे अब ऑस्ट्रेलिया में नौकरी मिल गई है और साथ में दिव्या को भी बाद में नौकरी मिलने के चांसेस हैं। तो हम दोनों अपना सामान पैक कर रहे हैं। अभी मिंटू भी छोटा है तो उसको भी वहाँ नर्सरी में एडमिशन मिल ही जाएगा। जब हम लोग विदेश ही चले जाएंगे तो यहाँ घर का ख्याल कौन रखेगा? इसलिए हमने यह घर बेचने का फैसला किया है। और जो दो लोग सुबह सुबह घर आए थे वो घर देखकर फाइनल करने आए थे। मेनका जी को एक बार में तो कुछ समझ ही नहीं आया कि ये रितेश क्या कह रहा है। उन्होंने रितेश से दोबारा पूछने की कोशिश करी, आखिर ये कहना क्या चाहते हैं। वह कुछ पूछती उससे पहले ही रितेश ने फिर अम्मा से कहा, हम आपको भी साथ लेकर चलते, लेकिन अभी आपका पासपोर्ट और वीज़ा नहीं बना है और ना ही वहाँ का रहन सहन या वहाँ की भाषा आपको समझ आएगी। आपको बड़ी मुश्किल होगी वहाँ। इसलिए पहले हम दोनों ही चले जाते हैं, वहाँ देखकर आएंगे। उसके बाद आपको भी अपने साथ लेकर चलेंगे। कुछ ही दिनों की बात है ना माँ, इतना आप संभाल लेंगे। मेनका जी अपने सुपुत्र बेटे रितेश की बात सुनकर अचंभित रह गई। उन्हें तो जैसे अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। वह अपने बेटे रितेश से पूछती है, लेकिन यह फैसला कब किया तुम लोगों ने? तुम लोगों ने एक बार भी इस बूढ़ी माँ से पूछना ज़रूरी नहीं समझा? और अगर यह घर ही बेच दोगे तो मैं कहाँ रहूँगी? रितेश की बात खत्म हुई तो मेनका जी लड़खड़ा कर बोली। वह कुछ और भी कहना चाहती थी कि उससे पहले ही उनकी बहू दिव्या बोली, अम्मा जी, हम आपको यहाँ कहाँ छोड़कर जा रहे हैं? यही तो समस्या है। दिव्या थोड़ी हड़बड़ाते हुए बोली, हम आपको बता ही नहीं पाए कि हमें घर क्यों बेचना पड़ा। मेनका जी को समझ ही नहीं आ रहा था कि ये दोनों बहू बेटे अचानक क्या कह रहे हैं। और रितेश ने किसकी अनुमति से यह घर बेचने का निर्णय लिया? और घर बेचने से पहले उसने अपनी माँ को बताना भी उचित नहीं समझा। यही बातें सोच सोच कर मेनका जी का दिल बैठा जा रहा था। उन्हें रोना भी आ रहा था और परिवार के होते हुए भी आज उन्हें एकदम अकेला सा लग रहा था। दरअसल उनके पति राम सिंह जी का स्वर्गवास हुए बरसों हो चुके थे। उनकी दो संतानें थी, बड़ी बेटी रानी और छोटा बेटा रितेश। क्योंकि उनके पति राम सिंह जी ने अपनी पूरी ज़िंदगी लगाकर यह 2 मंजिला मकान खड़ा किया था, यह सोचकर कि पूरा परिवार इकट्ठा रहेगा और उनके दामाद का भी आना जाना लगा रहेगा, इसलिए घर जितना बड़ा और हवादार हो उतना ही अच्छा। पर बेचारे स्वर्गवासी राम सिंह जी को अपने खून पसीने से निर्मित इस घर का सुख भोग ना पाए। मृत्यु उनको बहुत जल्दी बुलाकर ले गई थी। पति का देहांत होने के बाद उन्हें अपने बेटे रितेश का ही तो सहारा था और उसी का दूर चले जाना उनका मन बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उन्होंने रितेश की बात मानकर ही तो यह घर उसके नाम किया था। यहाँ तक कि वसीयत के पक्के पेपर बनवाने और रजिस्ट्री करवाने में उनको अलग से 8-9 लाख रुपए लग गए थे। यह सब कानूनी बातें तो उन्हें बाद में उनकी बेटी रानी ने समझाई थी कि अगर उन्होंने रितेश को अपनी प्रॉपर्टी गिफ्ट भी की होती तो वह जब तक जीवित है तब तक अपनी वसीयत को बदल सकती हैं, या यूँ कहें कि वह कभी भी वसीयतनामा रद्द कर सकती थी। लेकिन रितेश भी बहुत चालाक था।
उसने प्रॉपर्टी के पक्के पेपर बनवाकर रजिस्ट्री अपने नाम ही करवा दी थी ताकि वह आगे जाकर इस घर को बेच सके। तब भोली भाली मेनका जी इतने दांव पेच कहाँ जानती थी, और उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उनका बेटा ही उनसे धोखा करेगा। तब तो रितेश कितनी मिन्नतें करके उनको मना रहा था कि अगर रितेश के नाम पर घर किया जाए तो उसे अपने लोन में भी रिवायत मिल जाएगी और साथ ही साथ बहुत सारी चीज़ें लोन पर ख़रीद पाएगा। यहाँ तक कि पता नहीं रितेश ने उन्हें क्या क्या समझाया, ये पर्सनल लोन है, यह लोन है, वह लोन है और आदि और बहुत कुछ। और जब अंत में उसने उदास होकर यह कहा कि अम्मा, यह लोन लेने के लिए घर मेरे नाम होना बहुत ज़रूरी है, तब तो कुछ ममता और कुछ नासमझी में मेनका जी ने घर रितेश के नाम पे कर दिया था। आखिर एक माँ का दिल तो था ना, जो अपने बच्चे को उदास नहीं देख सकती। लेकिन जब बेटा ही छलिया था तो क्या कहा जा सकता था। बस यही एक गलती हो गई उनसे। उनका और उनके पति राम सिंह जी के सपनों का घर, जो मेनका जी ने भरोसा करके अपने एकलौते बेटे रितेश के नाम कर दिया, उसी के हाथ से आज बेघर होती जा रही थी। और अब उन्हें बहुत पछतावा भी हो रहा था। उन्हें नहीं पता था कि रितेश अपनी अम्मा के पीछे इतनी बड़ी चाल चलने वाला है। इतना ही नहीं, अब उनका बेटा रितेश और उनकी बहू दिव्या चाह रही थी कि अब अम्मा अपनी एकलौती बेटी रानी के घर, यानी कि अपनी बेटी के ससुराल में जाकर रहे। आज मेनका जी अपने आप को बड़ी ही लाचार महसूस कर रही थी। वह मन ही मन सोचने लगी कि आखिर वह अपने मन की वेदना, अपना दुख सुनाए तो किसे सुनाए। 2 महीने पहले जब रानी यहाँ आई थी तो उसने 1-2 बार मेनका जी को कहा भी था कि माँ, आपको अपना घर रितेश भैया और दिव्या भाभी के नाम पे नहीं करना था, क्योंकि मुझे इन दिनों इनकी हरकतें कुछ संदिग्ध लग रही थी। दरअसल रानी अपने भैया और भाभी के इरादे पहले ही भाप गई थी, पर बेटे के प्रेम में और अंधी मेनका जी अपने बेटे की कोई गलती नज़र नहीं आ रही थी। उन्होंने इससे एक भाई बहन का स्वाभाविक ईर्ष्या और सौहार्द झगड़ा ही समझा था। जब उन्होंने कुछ नहीं कहा तब रानी ने सीधे सीधे भी कहा था, अम्मा ज़रा गौर कीजिए, मुझे भैया और भाभी की हरकतें बड़ी अजीब लग रही हैं। घर का कोई पेपर मुझे नहीं दिख रहा है और भैया ऑस्ट्रेलिया में कोई नौकरी लगने की बात भी कर रहे थे। मैं जब गई थी तो दोनों भैया और भाभी चुप हो गए। क्या आपको पता है हमारे घर से कोई बाहर ऑस्ट्रेलिया जाने वाला है? क्योंकि कुछ लोग अभी आए थे जो मुझे वीज़ा और एड्रेस कंफर्म कर रहे थे, तो मुझे शक हुआ कि कहीं भैया की नौकरी इंडिया के बाहर तो नहीं लग रही है। पर उस वक्त मेनका जी ने पता नहीं कैसे रानी की बात पर इतना ध्यान नहीं दिया और अब दूसरे ही महीने रानी की बात एकदम से ही निकली थी। अब मेनका जी बड़ी ही असमंजस में थी। कुछ दिन इसी इसी तरह गुजर गए कि क्या करे क्या नहीं। एक दिन जब घर में कोई नहीं था तब उन्होंने अपनी बेटी रानी को फ़ोन लगाया और मेनका जी ने उसे सारी बातें धीमे धीमे स्वर में बताई। रानी ने अपनी माँ का सारा हाल सुनकर उन्हें बहुत कुछ समझाया और कहा, माँ, अब तुम्हें ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, और उन्हें अपने अधिकारों के प्रति सजग करते हुए कहा। उससे मेनका जी को थोड़ी हिम्मत बढ़ी और उन्हें बहुत जल्द अपनी बात रितेश से कहने का मौका भी मिल गया। अगले 2 दिन बाद ही रितेश ने उनसे कहा कि अम्मा, अब आपने क्या सोचा है? कुछ दिनों के बाद आपको रानी दीदी के घर जाकर रहना पड़ेगा। यह बात आपने रानी दीदी को बताई या नहीं? पहले तो वह अपने बेटे और बहू की बातें ध्यान से सुन रही थी और फिर ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद रितेश और उसकी वाइफ दिव्या ने कभी की ही नहीं थी। मेनका जी कुछ और देर सुनती रही। उन्होंने रितेश और दिव्या से कहा
वह सब तो ठीक है, लेकिन तुमने अपनी ऑस्ट्रेलिया जाने की बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? यह मेरे अधिकार में है कि मैं तुम्हें और रानी को अपनी देखभाल करने के लिए कहूँ, क्योंकि सीनियर सिटीज़न का एक अधिकार होता है कि एक मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट एंड सीनियर सिटीज़न, जिसके तहत यह है कि वृद्धावस्था में बुजुर्ग के बच्चे उनकी देखभाल करेंगे। नहीं तो मैं तुम्हें इस बात के लिए सावधान करना चाहूँगी। एक तो मुझ पर भावनात्मक दबाव बनाकर घर अपने नाम करा लिया, और दूसरा मुझे ही मेरे घर से बेघर और बेसहारा छोड़कर जा रहे हो। इन दोनों ही बातों पर अगर मैंने वकील को बुलाया या मैंने कोर्ट कचहरी किया तो तुम दोनों को सज़ा हो सकती है, और तुम्हारी बदनामी होगी वो अलग। इसलिए या तो तुम लोग मुझे अपने साथ लेकर चलो, या फिर कुछ भी करके यह घर फिर से मेरे नाम करो, या मैं वकील से मिलकर वसीयत रद्द करके फिर से घर अपने नाम करा सकती हूँ। इसके अलावा मैं और कुछ नहीं जानती। मेनका जी के चेहरे पर एक गजब सा आत्मविश्वास था। आज वह अपने सामने किसी को भी बोलने का मौका ही नहीं दे रही थी। वहाँ रितेश चौंक गया। कदाचित उसने अपनी सीधी सादी की इतनी शक्तिशाली आवाज़ बरसों में नहीं सुनी थी। अब दिव्या भी लड़खड़ाते हुए बोली, अम्मा जी, आप यह क्या कह रही हैं? हम आपको वहाँ सेटल होते ही अपने साथ लेकर जाएंगे। अब क्योंकि दिव्या ने उनसे कहा था, इसलिए मेनका जी ने दिव्या की तरफ मुखातिब होकर कहा, नहीं बहू, तुम तो रहने ही दो। जब मेरा खुद का बेटा ही मुझसे परायों जैसा व्यवहार करता है तो मैं तुमसे क्या ही उम्मीद करूं। मुझे अब किसी की बात का कोई भरोसा नहीं है। कोई अब बदल जाए समझना मुश्किल है। एक बात बताओ, क्या तुम्हें भी ऑस्ट्रेलिया में अभी नौकरी मिल गई है? दिव्या कहती है, नहीं माँ जी, मैं तो अभी रितेश के साथ वहाँ जा रही थी ताकि रितेश को वहाँ खाने पीने व कपड़ों की समस्या ना हो, और फिर विदेश में भी चीज़ें बड़ी होती हैं। मैंने सोचा वहाँ रहूँगी और फिर वहाँ देखभाल कर नौकरी के लिए कोशिश भी कर लूँगी। ना जाने कैसी दिव्या के मुंह से सही बात निकल गई। बस उस बात को मेनका जी ने पकड़ लिया। अब मेनका जी ने दृढ़ शब्दों में कहा, तो फिर ठीक है, अभी रितेश को कहो वह अकेले जाएगा, और इस घर को अगर बेच दिया तो कहीं किराए का घर लेके, क्योंकि उसमें मैं, तुम और पोता मिंटू रहेंगे। फिर जब रितेश वापस आएगा तब तक तुम मेरा पासपोर्ट और वीज़ा बनवा देना। फिर हम तीनों रितेश के साथ चलेंगे, और अगर रितेश तुम्हें और मुझे नहीं ले जाएगा तो हम यहीं रहेंगे, और रितेश वहाँ नौकरी करेगा और प्रतिमा पैसे भेजता रहेगा। इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। मैं इस उम्र में अपनी बेटी के ससुराल में जाकर नहीं रह सकती, और दूसरी बात, इस घर में तुम लोगों ने रानी का कोई भी हिस्सा नहीं रहने दिया, तो उस हिसाब से मेरी देखभाल का पूरा जिम्मा तुम लोगों पर ही तो बनता है। अब उनका स्वर पहले से कुछ ज़्यादा ही दृढ़ था। उन्होंने एक एक बात पर गौर करते हुए जोर देते हुए कहा, बेटा रितेश, बहू दिव्या, तुम दोनों कान खोलकर सुन लो। मैं यह शहर और अपना यह घर छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। इस घर में मेरी आत्मा बसती है। मैं शादी के बाद से इसी घर में और इसी शहर में रहती आई हूँ। यहाँ के लोग मुझे पहचानते हैं, मेरा सम्मान भी करते हैं। मैं यहाँ हर एक चीज़ से अपना जुड़ाव महसूस करती हूँ। इसलिए तुम लोग कुछ भी करो, लेकिन मैं यह घर छोड़ के नहीं जाऊँगी, और यहाँ अकेले भी नहीं रहूँगी। रितेश और दिव्या एकदम चुप हो गए। दोनों की चाल उन पर ही उल्टी पड़ गई थी। उन्हें एकदम समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। माँ अपनी जगह बिल्कुल सही थी, लिहाजा रितेश को अम्मा जी की बात माननी पड़ेगी। अब तो घर भी बिक चुका था, वह दोबारा खरीदने के लिए उसके पास पैसे भी नहीं थे।
क्योंकि घर बेचकर ही पैसों का जुगाड़ करके उसने एक फ्लैट बुक किया था जो उसने सबसे छुपाया था और जो अम्मा जी को बताया भी नहीं था। अब तक हार कर उसे उस फ्लैट के बारे में अम्मा को बताना पड़ा और फिर रितेश कुछ नहीं कर पाया। उसे अम्मा जी की बात माननी ही पड़ी। दिव्या, अम्मा और मिंटू उस फ्लैट में शिफ्ट हो गए थे जो रितेश ने पहले ही बिना किसी को बताए लिया था और रितेश अकेले ही ऑस्ट्रेलिया चला गया। अब मेनका जी बहुत खुश थी। यह सब उन्हें उनकी बेटी रानी ने ही समझाया था और आज रानी की समझाई हुई एक एक बात को उन्होंने याद रखा था और बेटा बहू से तर्कसंगत बात की थी। ऐसे भाई भाभी दोनों उन्हें बुढ़ापे में अकेले छोड़कर नहीं जा पाए और एक तरह से उन्होंने रितेश और दिव्या को सबक भी सिखाया था कि माँ के साथ धोखा करना, ऐसा व्यवहार करना अब संभव नहीं है, क्योंकि अब उसकी माँ सिर्फ उसकी माँ नहीं है, एक जिम्मेदार सीनियर सिटीज़न भी है। उसे अपने अधिकार और कर्तव्य के बारे में पूरी जानकारी है। अब रितेश अच्छी तरह जानता था कि वह माँ को और मूर्ख नहीं बना सकता। दिव्या भी अब मेनका जी से बुरा व्यवहार नहीं कर सकती थी, क्योंकि एक जागरूक वृद्ध महिला ने अपने हित में आवाज़ उठाई थी और कानून भी उन्हीं का साथ देता। उसके साथ ही उसकी प्यारी बेटी रानी, जानबूझकर मेनका जी ने रानी का नाम ज़्यादा उजागर नहीं किया था। वह नहीं चाहती थी कि उनके दोनों भाई बहन आपस में झगड़े और एक दूसरे के प्रति मन में बैर रखे, भावना रखे। अगर यह सब प्रकरण में रानी का नाम भी लेती तो रितेश और दिव्या रानी से दूरी बना लेते और उनके जाने के बाद उनकी बेटी का मायका ख़त्म हो जाता। इसलिए उन्होंने यह सब बिल्कुल नहीं कहा, ना ही जाहिर होने दिया। इस बारे में उन्होंने रानी से बात की और रानी ने उन्हें अपने अधिकारों के प्रति जानकारी दी। दोस्तों, जब तक हम अपने अधिकारों के प्रति सजग नहीं रहते तब तक लोग हमारा गलत फ़ायदा उठाते हैं। इसलिए हर इंसान को अपने अधिकारों के बारे में पूरा ज्ञान होना चाहिए। कम से कम बुज़ुर्गों को तो हमेशा अपने हित में सूचना होनी ही चाहिए, क्योंकि पैसा देखकर किसी की भी नीयत कभी भी बदल सकती है। अंत में मैं आपसे यह कहना चाहूँगी कि जैसे रितेश और दिव्या अपनी माँ मेनका जी को मूर्ख बना रहे थे, तो उनकी रानी बेटी उन्हें जागरूक किए जा रही थी। वैसे ही अगर आपके आसपास, आपके घर में भी किसी बुजुर्ग के साथ अन्याय हो रहा हो तो आप उनका ज़रूर साथ दीजिए और उनकी आवाज़ बनिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।